वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रजनी रोज़ की तरह जब टहलने के लिए अपने घर से निकली तो उसे रास्ते में कॉलोनी की अन्य औरतें भी मिल गईं जो उसके साथ रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाया करती थी। वे उनके साथ सड़क की मोड़ की तरफ अभी पहुंची भी नहीं थी कि तभी कचरे फेंकने वाली नगर पालिका की कचरा पेटी के पास ही उसने कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी देखी। तो रजनी ने अपने साथ की उन औरतों से कहा कि पता नहीं क्यों वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी है, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। उसकी पड़ोसन बोली, अरे जाने दे रजनी, अगर कोई बात होगी भी तो इससे हम लोगों का क्या लेना देना। वैसे भी वहाँ हमसे और तुमसे पहले ही बहुत से लोग खड़े हैं। लेकिन रजनी नहीं मानी। वे उस कचरा फेंकने वाली पेटी की तरफ चल पड़ी तो मजबूर होकर वो औरतें भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वहाँ उन सभी ने देखा कि उस कचरा फेंकने वाली पेटी के अंदर किसी कलयुगी माँ ने एक नवजात बच्ची को कपड़े में लपेटकर रात के समय यहाँ फेंक गई है। उसी औरत को यहाँ इकट्ठी भीड़ भला बुरा कह और अनाप शनाप कहने में बिजी थी। लेकिन उस इकट्ठी भीड़ में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उस नवजात बच्ची की उस पत्थर दिल माँ को कुछ अनाप शनाप कहने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था कि वे उस बच्ची को सबसे पहले कचरे की पेटी में से निकालकर अपने सीने से लगा लेते। तभी रजनी की नज़र उस बच्ची के शरीर पर पड़ी तो उसके होठों से एक चीख निकल पड़ी। दरअसल उस नवजात बच्ची के शरीर पर कई जगह लाल रंग के चकत्ते जैसे निशान पड़ गए थे। उस निशान से ये साफ लग रहा था कि इस नवजात बच्ची को पूरी रात इन लाल रंग की चींटियों ने काटा है। तभी रजनी ने उस नवजात बच्ची के शरीर पर एक बार फिर से चींटियों को चढ़ते हुए देखा तो उस नवजात बच्ची की पीड़ा का एहसास कर वह बुरी तरह से सिहर उठी। उसे लगा कि अब अगर इस नवजात बच्ची को इस कचरे की पेटी से नहीं निकाला गया तो शायद ये नवजात बच्ची इसी कचरे की पेटी में अपना दम तोड़ देगी। रजनी ने मन ही मन एक फैसला ले लिया और उसने उस नवजात बच्ची को कचरे की पेटी से निकालकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन तभी उसके मुंह से निकला, हे भगवान, इस बच्ची का तो पूरा शरीर ही बुखार की वजह से बुरी तरह से जल रहा है। रजनी ने एक नज़र वहाँ इकट्ठी भीड़ की तरफ देखा तो उसके होठों से न चाहते हुए भी निकल गया कि आप में से अधिकांश लोग कल से शुरू हो रही नवरात्रि का व्रत रखेंगे और घरों में 9 दिन तक कन्या और माँ के अनेक रूपों की पूजा व आराधना करेंगे। लेकिन ये नवजात बच्ची एक माँ के सीने से लगने के लिए इस कचरे की पेटी में तड़फ रही थी। लेकिन आप सब इस इकट्ठी भीड़ में से किसी भी पुरुष पिता या माँ की कोख वाला वह आंचल क्यों इस नवजात बच्ची के लिए नहीं तड़फा। ये हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। खैर, आप सभी परेशान न हो, ये कचरे की पेटी में फेंकी गई कोई नाजायज नवजात बच्ची नहीं, बल्कि ये अपनी इस माँ की बेटी है। इतना कह के रजनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बिना मॉर्निंग वॉक किए वो अपने घर लौट आई। जबकि उसके साथ ही औरतों ने उससे रास्ते में कहा भी कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गई रजनी, क्या तेरा पति, तेरा परिवार और तेरे खुद का बेटा इसे स्वीकार करेगा? अरे तू एक बार और सोच ले, क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। रजनी बोली, कोई इसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन मैंने इसे अगर बेटी स्वीकार लिया है तो अब मैं कुछ भी हो जाए इसे अपने से जुदा नहीं करूँगी। लेकिन रजनी के घर उसके इस फैसले का सभी ने स्वागत किया। इतना ही नहीं, उसके बेटे सोहम ने उसका नाम निशा रख दिया। और फिर जब निशा स्कूल जाने लायक हुई तो रजनी के कहने पर शुभम के पापा ने रायपुर में अपना पुश्तैनी बना बनाया मकान बेचकर निशा के साथ मुंबई रहने के लिए चले आए, ताकि बड़ी होती हुई निशा को उसके कचरा पेटी में पाए जाने का सवाल उसका पीछा न कर सके। अब निशा का नाम मुंबई के सबसे बड़े स्कूल में करा दिया गया। फिर समय पंख लगा के उठता रहा। शुभम को भी अब सरकारी नौकरी मिल गई थी। निशा अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसने भी इस बार IAS की परीक्षा दी थी। उसका परिणाम भी नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले ही आना था। खैर, अभी निशा का सारा ध्यान अपनी मम्मी के नवरात्रि के व्रत के सामान खरीदने और कमरे में कलश रखने की तरफ लगा हुआ था। सारा दिन निशा का इसी में चला गया, इसलिए वो रात में थकी होने की वजह से जल्दी सो गई। सुबह शुभम भैया ने जब उसे झिझोड़ा तो वो आंखें मूंदे मूंदे ही बोली, क्या भैया, थोड़ी देर और सोने दो ना। शुभम बोला, अरे उठ जल्दी, तुझे कुछ पता भी है क्या हुआ है? शुभम ने कुछ ऐसे कहा कि निशा की आंख पट से खुल गई।
वो घबराकर बोली, क्या हुआ भैया, और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? शुभम बोला, अरे उठ, पहले बाहर निकल कर तो देख। निशा बिना अपने पैर में स्लीपर डाली बाहर निकल आई तो वो अवाक रह गई। उसने देखा वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। ढोल नगाड़े के साथ उसके मम्मी पापा डांस कर रहे थे। निशा यह देख सब कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने पूछा कि अब कुछ बताओगी भी भैया कि क्या बात है? शुभम बोला, तू पहले चल तो वहाँ। और जैसे ही निशा अपनी मम्मी पापा के पास पहुँची तो उसके मम्मी पापा और भैया ने एक साथ निशा को अपने सीने से लगा लिया। वे तीनों रो रहे थे। तभी शुभम ने कहा कि तूने आज पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि इस पूरे देश में लड़कियों का नाम रोशन कर दिया है। अरे पगली, तुम IAS की रैंकिंग में टॉप आई हो। अब निशा भी रोने लगी। वो तो भूल गई थी कि आज तो IAS का रिजल्ट आना था। तभी निशा के मम्मी पापा ने एक साथ उसके मुंह को लड्डुओं से भर दिया। शुभम बोला, अरे अरे, थोड़ा आराम से खिलाइए मम्मी पापा, निशा कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। तभी कुछ पत्रकार भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि अगर आप सभी को ऐतराज़ न हो तो हम लोग निशा का इंटरव्यू लेने आए हैं। शुभम बोला, जी बिल्कुल आइए। वे सभी निशा के साथ अंदर चले आए और वहाँ रखे सोफे पर बैठ गए। तो शुभम बोला, निशा तू भी यहीं बैठ, तब तक मैं और मम्मी इनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करके आते हैं। शुभम और उसकी मम्मी उन सबको चाय पिलाने के लिए एक प्लेट में नमकीन व चाय लेके आ गई। चाय पीने के बाद वे भी वहीं सामने वाले खाली सोफे पर बैठ गए। पत्रकारों ने अब निशा से उसकी पढ़ाई लिखाई और तैयारी से संबंधित सवाल पूछने शुरू किए तो निशा एक एक कर उनके सारे सवालों का जवाब देती रही। लेकिन जैसे ही पत्रकार ने परिवार से संबंधित सवाल निशा से पूछा तो उसकी आंख अचानक से भर आई। वो बहुत भावुक हो गई। रजनी को लगा कि कहीं निशा अपने कचरा पेटी में मिलने की वह सारी जानकारी इन पत्रकारों के सामने उजागर न कर दे, जिसे छिपाने के लिए हम सभी रायपुर से इतनी दूर आकर मुंबई में बस गए थे। उसके इस डर की वजह से रजनी अपनी जगह से उठी और वह निशा के पास आकर बैठ गई और उसने बड़े ही प्यार से निशा के सर पर अपना हाथ रख दिया। रजनी और उसके पूरे परिवार ने इस सच को निशा से हमेशा छिपाए रखा था कि निशा रायपुर के कचरे की पेटी में उसे मिली थी। लेकिन एक दिन जब निशा कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तो उसके साथ मॉर्निंग वॉक करने वाली उन औरतों में से एक औरत अचानक से उसे रास्ते में मिल गई। तो उसने कहा, अरे रजनी, तुमने पुश्तैनी घर क्या बेचा कि जैसे हम सभी से को एकदम से भूल गई हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुमसे इस तरह हमारी मुंबई में मुलाकात होगी। खैर जाने दे, चल मुझे अपना घर दिखा और चाय पानी करा। अरे इतने सालों के बाद मिली है तो कुछ बता, बात भी कर लेंगे। इसी बहाने उसने ये बात इतने अधिकार से कही कि रजनी चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाई। दरअसल रायपुर की तरह यहाँ अपना अलग से कोई घर या मकान तो था नहीं। हाँ, एक बड़ा सा फ्लैट था जो कि मुंबई के हिसाब से मकान या घर जैसा ही था। उसने चाय पानी करने के बाद जब रजनी से यह पूछा कि रजनी, तू जिस बच्ची को कचरे की पेटी से लाई थी उसका क्या हुआ? इस सवाल के पूछते ही जैसे रजनी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि निशा ने बगल के कमरे में खड़ी होकर उस औरत की सारी बातें सुन ली हैं। फिर उसके जाने के बाद निशा ने रोते हुए अपनी मम्मी का हाथ अपने सर पर रखा और पूछा, तुम्हें मेरी कसम है मम्मी, प्लीज़ बताइए, अभी जो औरत आपसे कह रही थी क्या वे सारी बात सच है? अगर आपने सच नहीं बताया तो तुम अपनी आज के बाद से मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। तभी रजनी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोली, मरे तेरे दुश्मन, तू सच जानना चाहती है तो सुन। और फिर रजनी ने एक एक कर सारी बात निशा को बता दी। निशा को सब कुछ बताने के बाद रजनी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर निशा से कहा कि मैंने तुम्हें अगर अपनी कोख से जन्म देने वाले शुभम से कम प्यार किया हो तो तुम चाहो जो सज़ा देना चाहो अपनी इस मम्मी को दे सकती हो, लेकिन तुम अपनी इस माँ को छोड़ने की कभी सोचना भी मत। अगर जिस दिन तुम मुझे छोड़ने की सोचना तो इतना ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। इतना सुनते ही निशा दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग के रोने लगी। रजनी को एक बार फिर लगा कि कहीं निशा भावुकता में आकर इन पत्रकारों को बस सब कुछ बता न दे, इसलिए वे आकर उसके पास बैठ गई और बोली कि यह भी कोई पूछने की बात है? अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को उसके हिस्से की दुनिया और खुशी देने के लिए अपने हिस्से के दिन रात भी न्यौछावर कर देते हैं।
फिर हम कितने खुशनसीब हैं कि आज हमारी बेटी ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, जिसे हम चाहकर भी शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकते। इसके बाद जब सारे पत्रकार चले गए तो रजनी ने कहा, निशा, उस दिन तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे यह वादा भी किया था कि तू उस बात को फिर से याद नहीं करोगी। निशा बोली, हाँ मम्मी। रजनी बोली, तो फिर चल मेरे साथ किचन में, कल से मुझे नवरात्रि का व्रत भी तो रहना है। लेकिन इस बीच निशा की आँख फिर से भर आई और वो मन ही मन कह उठी कि कचरे की पेटी में फेंकी हुई मुझ जैसी अभागी बच्ची को अगर तुम माँ के रूप में नहीं मिलती मम्मी, तो मेरा अस्तित्व ही क्या होता। तुम बेशक नवरात्रि में माँ के 9 रूपों का व्रत रखो, मेरे लिए तो एक ही रूप में मेरी माँ है और वह हो तुम। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।